हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने फिरोज शाह तुगलक को पढ़ा था। तो तुगलक को पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम सैयद वंश और आज ही हम लोधी वंश को भी खत्म करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स है। उसके बाद हम दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके लिटरेचर को और उसके आर्ट एंड कल्चर को उसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। तो हमने कल रिवीजन में पढ़ा था, कल फिरोज शाह तुगलक में पढ़ा था कि फिरोज शाह तुगलक किसका कजिन है? मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन है। और ये जो है कितनी बार राज्याभिषेक करता है? 2 बार राज्याभिषेक करता है। कहां कहां पे? एक ठट्टा में और एक दिल्ली में। उसके साथ इसको कुछ क्या करने थे? जरूरी काम करने थे, कुछ कैसा वेलफेयरिक स्टेट जैसा काम करना था। उसके लिए उसने क्या किया कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से, किसके हिसाब से? इस्लामिक लॉ के हिसाब से इसने 4 टैक्सेस लगाए। और चारों टैक्सेस कौन कौन से थे? पहला खराज कर लगाया। दूसरी बार जकात, जो रिच मुस्लिम्स देते थे। तीसरा जजिया कौन देता था? नॉन मुस्लिम। लेकिन सवाल क्या पूछता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पे जजिया लगाया? ब्राह्मण्स पे जजिया किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा किस पे जजिया नहीं लगता था? बच्चों पे, डिसेबल्ड पे, विमेन पे क्या था? जजिया नहीं लगता था। उसके बाद आ गया खम्स को क्या कहते हैं? लूट कर या लूट का कर। यानी आप जितना लूटेंगे उसका 1/5 हिस्सा किसको जाएगा? सुल्तान को जाएगा, यानी स्टेट को जाएगा। और 4/5 हिस्से क्या करेंगे? मिलिट्री अपने में बांट लेगी। उनकी जो सेना थी वो क्या करेगी? अपने में बांट लेगी। तो ये क्वेश्चन पूछता कि कितना बड़ा हिस्सा क्या है खम्स का होगा? यही क्या होगा? 20% भी होगा। तो या आपको फ्रैक्शन में दे दे या परसेंट में दे दे, दिक्कत नहीं है। चारों, या कभी कभी ये करता है कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से चारों कर बताइए। तो याद रखिएगा, खराज, जकात, जजिया और खम्स। ठीक है। इसके बाद आ जाइए, हमने पढ़ा था कि हके सर्ब क्या है? सिंचाई कर है, इरिगेशन टैक्स है। सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान अगर पूछ दे तो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और सिंचाई कर को क्या बोलते थे? हक ए सर्ब। मैंने बताया था कि हक कैसे याद रखिएगा कि इसने कनाल बनवाया, और इतने ज्यादा कनाल बनवाए, एक एक्सटेंसिव जाल बिछाया नहरों का। और नहरों का जाल बिछाने के साथ साथ इसने 5 बड़ी नहरें बनवाई। तो अगर आप काम करेंगे तो उसका पैसा भी लेंगे। तो वही इरिगेशन के लिए इसने काम किया। और क्या किया? इरिगेशन टैक्स लगाया, सिंचाई कर लगाया, और उसको क्या बोला गया? हके सर्ब। इसी के साथ आप यहीं पढ़ लीजिए कि इसने 300 नए शहरों का निर्माण करवाया और 1200 गार्डन बनवाए। अब 300 शहरों के निर्माण में जौनपुर आता है, जिसको हमने क्या पढ़ा था कि अवधे सिराज। और किसकी याद में बना था? जौना खान, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। फिरोजाबाद, ये सब कौन बनवा रहा है? ये सब फिरोज शाह तुगलक बनवा रहा है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये अशोक के 2 पिलर्स को, अशोक स्तंभ को, ये कौन कौन से? मेरठ के और टोपरा के। ये पूछता है कि कौन कौन से? मेरठ के और टोपरा के। कहां लेके गया ये? तो ये लेके गया दिल्ली में। कहां लेके गया? दिल्ली में, आप याद रखिएगा। उसके बाद इसने, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, एक लीनियंट या एक बोलते हैं ना कि समाज के लिए, अपने प्रजा के लिए काम करने वाला राजा बना, अच्छा राजा माना जाता है। उसके क्या रीजन थे? इसने बनाया दीवाने खैरात। दीवाने खैरात कैसा था? ये विमेन, उसके बाद मुस्लिम विडो और चाइल्ड, या चाइल्ड मत कहिए, यहां लिख लीजिए आप, क्या बोलते हैं, फीमेल, इनकी शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए, औरतों के विकास के लिए और मुस्लिम महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए क्या करता था? इसने एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया था, और इस डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे? दीवाने खैरात। उसके बाद इसके सबसे बड़े पूछता है कि दीवाने बंदगान या दीवाने बंदगानी। ठीक है। दीवाने बंदगानी में क्या था? ये स्लेव डिपार्टमेंट था, गुलामों का डिपार्टमेंट था। और स्लेव इसको क्यों चाहिए? इतना सारा काम करना है तो स्लेव तो चाहिए ही। और सबसे ज्यादा मध्यकाल में स्लेव अगर पूछे कि किसने रखा था, तो वो भी कौन है? फिरोज शाह तुगलक। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सिंचाई पे पहली बार कौन सा सुल्तान जिसने कर लगाया? वो भी है फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद इसने एक खैराती अस्पताल खुलवाया, हॉस्पिटल खुलवाए, जिसका नाम क्या था? दारुल सिफा। अच्छा, यहां पे दीवाने बंदगान या बंदगानी दोनों रहता है, किताब में कोई दिक्कत
नहीं है तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। दारुल शिफा ये कैसा है? चैरिटेबल हॉस्पिटल है, खैराती अस्पताल है जिसमें इलाज कैसा होगा? फ्री होगा। ये कौन बनवाया है? ये डिपार्टमेंट में कौन लेके आ रहा है? फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम रिवाइज करने का मतलब यही होता है कि मैं ये बता सकूं कि आप कितने तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा और आपके दिमाग में ये रहे कि बार बार याद हो जाए। ठीक, अब आ जाइए, इसने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवाया था जिसमें 1300 टेक्स्ट को संस्कृत से किसमें बदला गया था? पर्शियन में। अब एक चीज याद रखिएगा, फारसी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। मध्यकाल में इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती थी? फारसी हुआ करती थी। इसी वजह से आप मैक्सिमम अनुवाद भी किसमें देखेंगे? फारसी में देखेंगे। उसके बाद एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, FST है। और फिरोज शाह तुगलक की उस किताब का, आत्मकथा का क्या नाम है? फतूहत ए फिरोज शाही, जिसको मैंने कल बताया था कि अगर डबल F आ जाए, फतूहत ए फिरोज शाही, 2 फ आ जाए तो किसकी किताब हो जाएगी? फिरोज शाह तुगलक की। अगर तारीखे फिरोज शाही आए तो वो किसकी किताब हो जाएगी? जियाउद्दीन बर्नी की किताब हो जाएगी। किसकी किताब हो जाएगी? बर्नी की किताब हो जाएगी। और ये दोनों किताबें क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। और ये इतना काम कर रहा है, ट्रांसलेशन करा रहा है, दारुल शिफा, बंदगान, खैरात, ये सारी चीजें कर रहा है। इसी वजह से हेनरी इलियट ने इसको कहा था कि ये क्या है? मध्यकाल का अकबर है। ये मेडाइवल इंडिया का क्या है? अकबर है। और किसने कहा था? ये हेनरी इलियट ने कहा था। हेनरी इलियट इंडिया पे हिस्ट्री लिखने में इनका सबसे बड़ा नाम आता है। वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड हिस्टोरियन है हेनरी इलियट। ठीक है। उसके बाद इसने क्या बनाया? पब्लिक वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट बनाया। किसके लिए? युवाओं के रोजगार और कार्य के लिए। कौन सा डिपार्टमेंट? पब्लिक वर्क्स एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है। उसके बाद ओल्ड एज में पेंशन के लिए इसने कौन सा विभाग बनाया था? पेंशन के लिए बनाया था इसने दीवाने इस्तिहाक। ये सारी चीजें देखिए, दोबारा से पढ़ लीजिए कि फतूहत फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, तारीखे फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, हेनरी इलियट ने इसको मध्यकाल का अकबर कहा है। उसके बाद इसने पब्लिक वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट बनाया। इसने दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग बनाया। इसने दीवाने खैरात महिलाओं के विकास के लिए बनाया। इसने दीवाने बंदगान गुलामों के लिए बनाया। और इसने दारुल शिफा एक खैराती अस्पताल भी बनाया। इसी के बाद जब इसके बाद ही किस वंश की शुरुआत होती है? तो मैंने बताया था सैयद वंश की शुरुआत होती है। तो अब हम पढ़ते हैं सैयद डायनेस्टी को। तो सैयद डायनेस्टी में देखिए कुछ पढ़ना नहीं है, बस मेनली मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको क्या याद होना चाहिए? फाउंडर का नेम। और इसका फाउंडर कौन है? खिज्र खां। खिज्र खां जो था वो सूबेदार था तैमूर लंग के अंडर में। तैमूर कौन था? मंगोल था। मंगोल के अंदर में खिज्र खां काम करता था। और खिज्र खां जो है जब लाहौर में काम कर रहा था तो इसको अपॉइंट किया तैमूर लंग ने कि तुम जाके दिल्ली पे क्या करो? शासन करो। और ये आके शासन किया और इसी से सैयद वंश की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद मुबारक शाह बना, उसके बाद मोहम्मद शाह बना। और ये सब क्या है? इनकैपेबल रूलर्स हैं, किसी में क्षमता नहीं है। तो इस वजह से, और इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जिससे आपको पढ़ना हो, बस आपको नाम जान लेना है कि अगर क्रोनोलॉजी कभी पूछ दे तो हो जाए, अदरवाइज भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह इतना इनकैपेबल है, इतना अयोग्य है कि उसने किया क्या कि बहलोल लोदी को कहा कि सर हाथ पैर जोड़ रहे हैं, राजकाज आप संभालिए, हमको पेंशन पे रिटायर कर दीजिए। सोच लीजिए कि राजा खुद कह रहा है कि भाई तुम ले जाओ। बहलोल लोदी इस समय इनके प्रमुख हैं और क्या कह रहा है अपने प्रमुख को कि भाई तुम ले जाओ, हमको क्या करो, इन सब चीजों से मुक्ति दे दो, बस पेंशन देते रहना। पता चला कल को गला काट दिए, राज तो तुमको जाना ही है, इससे अच्छा है कि हमको पेंशन दे के चले जाए हम। तो उसको रिटायर कर देता है बहलोल लोदी और पेंशन पे कहां भेज देता है? बदायूं में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा रूलर है जिसने लड़ाई उड़ाई किया नहीं, सीधे क्या करता है? दे देता है अपने राजकाज को किसी और को। तो बहलोल लोदी को देता है कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। और यहीं से लोदी वंश की शुरुआत होती है और भारत में पहली अफगान रूलर है। कैसे हैं? अफगान हैं। और
कभी कभी इनकी कैटेगरी पूछ लेता है ये कौन किस तरीके के मुसलमान है, तो ये पठान है। कौन है? पठान है। ये पीसीएस वालों का फेवरेट सवाल है, कभी कभी पूछ लेता है कि अफगानिस्तान का पहला रूलर बताइए, तो बहलोल लोदी। पठानी पहला रूलर बताइए, तो बहलोल लोदी। मध्यकाल में एक प्रथा थी कि लोग अगर अच्छा नाम नहीं है, तो जब आप बैठते हैं ना सिंहासन पे, तो क्या होता है कि नाम, किसी नाम से बैठना होता है, तभी तो आप खुतबा पढ़वाएंगे और सिक्का चलवाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि खुतबा पढ़वाया जाता है अपने नाम का। तो जब ये सिंहासन पे बैठते थे, मान लीजिए कि किसी का नाम घूरे है, तो अब ये तो है ना कि राजा हमारे घूरे हुए, वो अपना नाम क्या कर लेगा? बदल लेता था। तो ये मध्यकाल में भी चलता था, एंशिएंट इंडिया में भी चलता था, और मॉडर्न में भी होता है। देखिए अभी जो इंग्लैंड के राजा बने, उनको क्या कर दिया गया? चार्ल्स तृतीय हो गए वो। इसी तरीके से जब आप राजगद्दी पे बैठते हैं, तो एक रिवाज है कि आप नाम बदल भी सकते हैं। तो इसने जिस नाम से शासन किया वो था बहलोल शाह गाजी, और गाजी का मैंने आपको मतलब बताया है, सेवियर ऑफ इस्लाम, उसके बाद वॉरियर ऑफ इस्लाम, और तीसरा जो नॉन मुस्लिम्स को क्या करे? दबाए। ठीक है। उसके बाद इसने हिंदुओं का बहुत सम्मान किया। ये एक ऐसा रूलर रहा मध्यकाल में जिसने हिंदुओं को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम दिया और बहुत अपॉइंट किया। इसकी दृष्टि थोड़ी सी जो है क्या थी? हिंदुओं के प्रति झुका हुआ था। इसने जो है कई सारे नाम हैं, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नारा सिंह, राय दादू सिंह, ये कई लोग हैं जिनको क्या किया? ये अपने मंत्रिमंडल में रखा और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा हाथ रहा है इसके हिंदुओं का। इस वजह से भी बहलोल लोदी को कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कौन सा ऐसा मध्यकाल का रूलर है जो हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट है या जो हिंदुओं के प्रति विनम्र है, तो वो कौन है? बहलोल लोदी। बहलोल के बाद उसका बेटा बनता है, सॉरी बहलोल लोदी। इसके बाद इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है बहलोल क्वाइन से। इसको हिंदी में बोलते हैं बहलोली सिक्का, बकलोली सिक्का नहीं, क्या? बहलोली सिक्का। और बहलोली सिक्का ट्रेड का और मींस ऑफ एक्सचेंज का तब तक चला जब तक अकबर का शासन नहीं आ गया। आप समझ रहे हैं कि अकबर के शासन यानी 1400 के लास्ट से ये जब तक अकबर का शासन नहीं है, लगभग 100 वर्षों तक बहलोली सिक्का मींस ऑफ क्या रहा? एक्सचेंज रहा, कि किसी चीज के बदले में आप बहलोली सिक्का देते थे। तो बहलोली सिक्का इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहलोली सिक्का याद रखिएगा बकलोली सिक्के से। ठीक। उसके बाद इसका तीसरा बेटा, थर्ड सन, निजाम खान, जिसका नाम क्या है? निजाम खान, गद्दी पे बैठता है, और ये पहला रूलर है जो अपने जीते जी अपॉइंट करके जाता है अपने बेटे निजाम खान को एज अ सक्सेसर ऑफ द थ्रोन। राजगद्दी का वारिस पहले ही क्या करता है? नामित कर देता है। किसको? निजाम खान को। और निजाम खान सिकंदर शाह के नाम से राजगद्दी पे बैठता है, जिसको हम और आप किताबी भाषा में जानते हैं सिकंदर लोदी के नाम से। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था निजाम खान। याद रहेगा ना? सिकंदर लोदी, निजाम खान। उसके बाद इसने क्या किया कि अपनी कैपिटल को, राजधानी को शिफ्ट किया दिल्ली से। कहां पे? आगरा में। कहां शिफ्ट कर दिया? दिल्ली से आगरा में। इसके पीछे का कारण यह था कि ये यमुना के आसपास अपना अधिकार चाहता था, और दूसरा इसने ये चाहता था कि ये राजस्थान और गुजरात वाले जो इलाके हैं, कहां के? राजस्थान वाले और जो गुजरात वाले इलाके हैं, वहां क्या करे? वहां पे ये अपना राजस्थान और गुजरात वाले इलाकों पे अपना वर्चस्व बना सके। इस वजह से ये दिल्ली से शिफ्ट कहां करता है? आगरा करता है, जिससे उसको नजदीकी बढ़ जाए। ठीक है। ऐसा किताबों में लिखा है। हालांकि वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप देखने के बाद तो हमको नहीं समझ में आया कि मतलब क्यों शिफ्ट किया, लेकिन ठीक है, किताब तो यही कहती है कि आगरा शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि इसको राजस्थान और यमुना के इलाके, यानी एक तरीके से ये थोड़ा और इंडिया के मिडिल में आना चाहता था, जिससे इधर का और उधर का दोनों तरफ का क्या करे? साम्राज्यवाद अगर विस्तार करे तो उसको आसानी हो दोनों तरफ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप साम्राज्यवाद यानी आप अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो लड़ने तो आपको खुद जाना पड़ेगा ना। आज की तरह नहीं था कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं जाते, उनकी मिलिट्री जाती है। पहले आपको एक खुद भी मिलिट्री कमांडर होना जरूरी था मध्यकाल में।
उसके बाद इसने एग्रीकल्चर और ट्रेड पे, कृषि पे बहुत काम किया और बहुत कोशिश की कि उसको इंप्रूव किया जाए। ठीक है, व्यवसाय को भी क्या किया जाए, काफी इंप्रूव किया जाए और कृषि को भी इंप्रूव किया जाए। तो इसने क्या किया कि कृषि को नापने के लिए गजे सिकंदरी लेके आया। कृषि को सॉरी नापने के लिए नहीं, भूमि को नापने के लिए, भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी ले आया। अब आप हमको यह बताइएगा कमेंट में कि बिस्पा भूमि की पैमाइश के लिए कौन लाया था। यह मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। उसके बाद गजे सिकंदरी किस चीज के लिए है, तो लैंड मेजरमेंट के लिए है, भूमि की पैमाइश के लिए है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यह पहला सुल्तान है सिकंदर शाह जिसने फूड पे, खाने पे कोई टैक्स नहीं लगाया। अब देखिए, अब हम मध्यकाल और आप इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमको लगता है कि मध्यकाल का सारे रूलर क्या है, क्रूर हैं, पापी हैं। ठीक, ऐसे बताया गया है, ऐसा नहीं है। ये पहला रूलर है जो खाने पे टैक्स नहीं लगा रहा है। और अब सोचिए कि हम तो आज भी खाने पे टैक्स देते हैं। बहुत लोग हैं जो वो लेस, कुरकुरे, पार्ले जी सब टैक्स वाला है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि फूड, इस पे बिना टैक्स किसने हटाया, सिकंदर शाह ने। और इसने फ्री खाने की व्यवस्था की, किसको, गरीबों को, गरीबों के लिए इसने फ्री खाने की व्यवस्था की, फ्री मील्स फॉर दी पुअर। और यह भी किसने किया, सिकंदर शाह ने। तो सिर्फ इसका नाम ही सिकंदर नहीं है, वो सिकंदर क्रूर था। और ये कैसा है, ये एक अच्छा राजा है जिसको किसकी चिंता है, गरीबों की चिंता है, भोजन की चिंता है, एग्रीकल्चर की चिंता है, ट्रेड की चिंता है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि किसी भी किंग की क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसकी प्रजा खुश रहे। और वो सारी चीजें ये क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इसने जो है ताजिया बैन किया था, किसमें, मुहर्रम में। मुहर्रम एक त्योहार होता है जिसमें मातम मनाते हैं मुस्लिम्स, उसमें ताजिया ले जाई जाती है। उस ताजिया को इसने क्या किया था, बैन किया था। उसके बाद इसने वुमेन्स को जो है बैन किया था, कहां जाने के लिए, मजार पे जाने के लिए, पीर औलिया के यहां जाने के लिए, इन सब जगहों पे। तो एक चीज याद रखिए कि पूरे मध्यकाल में मेडाइवल इंडिया में वुमेन्स को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। एक आप रजिया सुल्तान को छोड़ दें तो किसी भी वुमेन को ऐसा पावर नहीं दिया गया कि वो कुछ कर सके। हाँ, रोक जरूर लगाई गई है, लोदी के द्वारा भी लगाई गई, इससे पहले भी रूलर्स के द्वारा लगाई गई। तो ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा रूलर है जिसने वुमेन्स को बैन किया था, कहां, मजार जाने के लिए और पीर औलिया, ये सब जो संत होते हैं उनके यहां जाने से मना किया था। उसके बाद इसने क्या किया था कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट को, जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट, देखिए भारत में, भारत के लोगों को ये चीज पता हो या ना हो कि भारत के आयुर्वेद का कितना बड़ा हाथ रहा है पूरे मेडिकल साइंस में। सुश्रुत एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सर्जरी पूरी दुनिया को सिखाई। उसके बाद चरक संहिता, और ये किताबें जो हैं आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी की पहले थी। और ये बात मध्यकाल के सुल्तान समझते थे। और मध्यकालों के सुल्तानों ने, या अंग्रेज भी आए तो सबसे पहला वो काम क्या करते थे कि जो यहां के लिटरेचर है, जो यहां की एक रिच हेरिटेज कल्चर है हमारा, स्पेशली मेडिकल साइंस के क्षेत्र में या और क्षेत्रों में, उसको ये क्या करते थे कि ट्रांसलेट कराते थे पर्शियन में, अंग्रेज इंग्लिश में कराते थे कि उनकी आम जनता तक पहुंचे। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि आज तक किसी ने इस तरीके से प्रचार नहीं किया कि सुश्रुत संहिता को हिंदी में पढ़ा जाए, चरक संहिता को हिंदी में पढ़ा जाए, और ना ही मेडिकल साइंस की नॉलेज जैसे हिंदी में दी जाए, बंगाली में दी जाए, तमिल में दी जाए। तो हम शर्माते हैं लोकल लैंग्वेज से, हम क्या करते हैं कि नहीं, इंग्लिश पे फोकस करते हैं। जिसकी जो भाषा जो बचपन से पढ़ा, अगर वो मदर टंग में पढ़ाई जाए तो उसकी रुचि भी बढ़ेगी और क्या होगा, वो परफेक्शनिज्म की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको चीजें समझ में आ रही हैं। इस वजह से इसने आयुर्वेदिक टेक्स्ट का पर्शियन में अनुवाद कराया और उसका नाम दिया फरहंगी सिकंदरी। क्या नाम दिया? फरहंगी सिकंदरी। एक पूरा गुच्छा है किसका? आयुर्वेदिक टेक्स्ट का। ठीक है, डिटेल एनालिसिस है ये सिकंदरी। इसके बाद इसने कुछ कविताएं लिखी। कौन कविताएं लिख रहा है? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी जो कविता लिखता था, उस कविता को
ये लिखता था गुलरुखी नाम से, सॉरी मैं एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं, ये किस नाम से लिखता था? गुलरुखी नाम से लिखता था, ये गुलरुखी नाम से ये लिखता था पोएम्स, ठीक है। और इस वजह से कई बार पूछता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जो गुलरुखी नाम से क्या करता है? पोयम लिखता है, तो वो है सिकंदर लोदी। उसके बाद इसने एक किताब लिखी, मतलब इसके शासनकाल में एक किताब लिखी गई, लज्जते सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत एक सिकंदरी जो है मास्टरपीस मानी जाती है, किसकी? म्यूजिक की। किसकी मानी जाती है? म्यूजिक की मास्टरपीस मानी जाती है, और म्यूजिक में भी स्पेशली सिंगिंग की, गायकी की। तो 3 किताबें आपको याद रखनी है, एक फरहंगी सिकंदरी, दूसरा गुलरुखी नाम से पोएट्री लिखता था, और तीसरा बात याद रखना है लज्जते सिकंदरी, जो क्या है? मास्टरपीस है, किसकी? म्यूजिक की, और म्यूजिक में भी सिंगिंग की। और सिकंदर लोदी जो है ये खुद भी शहनाई सुनने का बहुत बड़ा शौकीन था, और इसके साथ साथ ये क्या करता था कि हर 6 महीने पे, हर 6 मंथ पे इसके यहां जितने भी कलाकार होते थे उनको बुलाता था और उनकी अटेंडेंस लेता था। अटेंडेंस लेने का मतलब है कि उनसे प्रॉपर जानकारी लेता था कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आर्ट के फील्ड में कैसा चल रहा है, कोई आर्थिक सहायता, इन सारी बातों को वो बहुत अच्छे से देखता था। तो सोचिए कि इसका आर्ट एंड कल्चर में कितना रुझान रहा है। अब इसके बाद हम इब्राहिम लोदी को पढ़ेंगे, जिसमें हमको इब्राहिम लोदी इसी का बेटा है, सिकंदर लोदी का। और इब्राहिम लोदी में हमको सिर्फ 2 ही 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले ये पढ़ना है कि इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर है। क्या है? लास्ट रूलर है लोदी वंश का। इसके बाद क्या आ जाएगा? मुगल वंश, मुगल काल। दिल्ली सल्तनत यहीं पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और ये पहला सुल्तान है जो बैटल फील्ड में मारा जाएगा, यानी लड़ते हुए ये मारा जाएगा। ये पहला सुल्तान है। कौन? इब्राहिम लोदी। किससे लड़ेगा ये और किस युद्ध में लड़ेगा? हमेशा पूछता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के प्रथम युद्ध में ये लड़ेगा। और पानीपत के प्रथम युद्ध की डेट याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सन याद रखिएगा। 12 अप्रैल 1526, ठीक, ये याद रखिएगा। इस दिन से शुरू हुआ था, तो अप्रैल 1526 भी आप याद रख सकते हैं। जैसे बहुत सारी किताबों में आप 18 देखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लड़ाई एक दिन में तो चालू होती नहीं थी ना, एक दिन में खत्म होती थी। तो किसी ने शुरुआत का दिया है और किसी ने क्या किया है? खत्म का दिया है। और इब्राहिम लोदी किससे लड़ रहा है पहले पानीपत के युद्ध में? बाबर। और बाबर किसका संस्थापक है? मुगल वंश का संस्थापक है। और यहीं से आपको इन 2 वंशों का शिफ्ट मिलेगा, दोनों सल्तनत का शिफ्ट मिलेगा। यहां से दिल्ली सल्तनत खत्म होगा पहले पानीपत के युद्ध से, और क्या चालू होगा? मुगल सल्तनत। तो जब हम पहला पानीपत का युद्ध का डिटेल हम पढ़ेंगे, कब? जब हम मुगल सल्तनत की शुरुआत करेंगे, तब हम राणा सांगा को भी पढ़ेंगे, बाबर को भी पढ़ेंगे, युद्ध के जीतने के कारण क्या थे ये भी पढ़ेंगे। आज हम इसी पे कंप्लीट करते हैं कि लोदी जो है खत्म होता है। अब हम दिल्ली सल्तनत के अगली क्लास में एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्ट एंड कल्चर को, कुछ प्रमुख टर्म्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे। और उसके बाद हम मध्यकाल की 2 डायनेस्टी जो साउथ की हैं, एक विजयनगर का एम्पायर और एक बहमनी किंगडम को पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।